नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। एक बड़ा सेंसेशनल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए और भी स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ रहे हैं। अब होगा क्या, यह समझने की कोशिश करेंगे। क्या फाइनल शांति होने वाली है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज फिक्र का फोकस ईरान के सुप्रीम लीडर पर, जिनका खुला ऐलान है कि वो यूरेनियम होर्मुज के मुद्दे पर ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसे में शांति प्रस्ताव का क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान में युद्ध होकर रहेगा? इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रंप का सिरदर्द बढ़ा दिया है। मॉस्को ने काबुल से सैन्य सहयोग बढ़ाने का समझौता किया। जानकारों का कहना है कि इसके बाद अफगानिस्तान में रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। और पुतिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक अलर्ट कॉल दिया है। उन्होंने कहा कि एआई भविष्य में करोड़ों नौकरियों को खा जाएगा। एआई के इस बड़े खतरे को भी डिकोड करेंगे। इसके अलावा लोकल फिक्र में बात मीरपुर हादसे की। वहां कल आए आंधी तूफान में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसमें 6 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसके बाद सिस्टम पर सवालों वाले पुल खड़े हो गए। और दिल्ली में एक पूर्व आईएएस ऑफिसर की एसी ब्लास्ट में मौत हो गई। भीषण गर्मी के बीच घर में लगे एसी कैसे बम बन जाते हैं, क्यों बम बन जाते हैं, एसी को बम बनने से कैसे रोकें, इसकी फिक्र करना जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि फैसले जल्द सुनाए जाएं। तारीख पर तारीख अब नहीं चलेगा। लेकिन पहले खाड़ी का जिक्र और युद्ध वाले तनाव की फिक्र। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका होर्मुज से नाकाबंदी हटाएगा। ट्रंप ने कहा कि अब मैं सिचुएशन रूम जा रहा हूं। ईरान पर अंतिम फैसला लेने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जहां पर वो कह रहे हैं ईरान मस्ट रिमूव, ये उनके वर्ड्स हैं। ट्रंप का जो लाइंस हैं वो कह रही हैं आपके सामने, जो मैं इसको आपको जो पढ़ के बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। ईरान, इनका कहना है ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, द होर्मुज स्ट्रेट मस्ट बी इमीडिएटली ओपन, नो टोल्स फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड शिपिंग ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये ईरान से मांग की है, ईरान से गुजारिश की है, या फिर ये इन्होंने ईरान को सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया है? हालांकि जो ट्रंप कह रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो कंडीशंस रख रहे हैं सीधे तौर पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान विल कंप्लीट द इमीडिएट रिमूवल। ऐसा लग रहा है कि कमांडर इन चीफ अमेरिका के ईरान को निर्देश दे रहे हैं सीधा। ये एक और बड़ी खबर, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बड़ा बयान, हमें शब्दों और गारंटी पर भरोसा नहीं है, एक्शन ही हमारे लिए असली पैमाना है। ईरान शांति दल के प्रमुख हैं कालिबाफ। इन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप और अमेरिका हमारी मिसाइलों की भाषा समझते हैं। इनका यह भी कहना है। इसी में इन्होंने आगे यह कहा कि वो हमारे मिसाइलों की भाषा समझते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे मैं चलूंगा, सुमेरा खान मेरी सहयोगी मेरे साथ है। आप दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। सुमेरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुमेरा, पहले तो आप ईरान से लौटी हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी आपने किया। ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ये ईरान को बता रहे हैं, ईरान को डिक्टेट कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि डील हो गई है? ये मुझे इसका टोन और टेनर समझ में नहीं आ रहा। सो मेरा गाइड करिए हमें। निशान, देखिए, इस पूरे बयान में, डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ एक लाइन है जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि अब ब्लॉकेड हम लिफ्ट करने वाले हैं, यानी वो ब्लॉकेड जो अमेरिका ने लगा कर रखा था उसको वो लिफ्ट कर रहे हैं, दैट विल बी लिफ्टेड, और शिप्स अपने घर जाएंगी। लेकिन उसके पहले वो बहुत कुछ कहते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को तैयार होना होगा, अग्री करना पड़ेगा कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। लेकिन फिर वो जो एक्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली वो करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमने बॉम्बिंग थी वहां पर जो डस्ट है, न्यूक्लियर डस्ट है, उसे हम, चाइना, ईरान और आईएए मिलकर वहां से हटाएंगे, उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन इसके अलावा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अब कुछ नहीं कहते हैं। तो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं उसमें बहुत घुमा फिरा के जो एक्चुअल जो असल सबसे बड़ी खबर है, जिसका आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे इस पूरे स्टेटमेंट में, वो ये है कि वो कह रहे हैं मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ और मैं इस पर आखिरी फैसला लूंगा। यानी जो ड्राफ्ट कुछ समय पहले से सामने है, जिसकी बारे में चर्चा हो रही है, उसमें ये लगातार कहा जा रहा था कि ये होगा कि हॉर्मुज को में से आपको जो शिप्स हैं उनको जाने के लिए इजाज़त देगा ईरान, और अगले 30 से 60 दिन में वो माइंस को हटाएगा।
लेकिन आज ही देखिए अराकची गए हैं ओमान, और ओमान के साथ उन्होंने बात की है कि किस तरह से हॉर्मुज से आप शिप्स गुजरेंगे तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने धमकी दी है कि हम ओमान के ऊपर कोई भी धमकी अमेरिका की बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब वो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले अब्बास अराकची। सुमेरा, एक मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं अपनी टीम को बताना चाह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शर्तें, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से रुकिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शर्तें, पहली शर्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलो, दूसरी शर्त न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ईरान, तीसरी शर्त न्यूक्लियर डस्ट जिसे वो कह रहे हैं उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा होगा, और चौथी शर्त कि कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होगा, यानी ईरान को जो फ्रोजन मनी है वो हम नहीं देंगे, ईरान का पैसा जो है उसमें हम अभी तक कोई भी फैसला नहीं करने वाले। मैं फिर से बता रहा हूं अपने दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान के सामने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, दूसरी शर्त, न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका डिस्ट्रॉय करेगा, तीसरी शर्त, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान खोलेगा, चौथी शर्त, कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये 4 शर्तें रखी हैं। सुमेरा, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, मैं फिर से वही चीज आपसे पूछ रहा हूं, अगर जनरल सिन्हा आ चुके हैं तो प्लीज हमें कनेक्ट करिए उनसे, बताइएगा जरा। मेरा सुमेरा सवाल यही है आपसे, डोनाल्ड ट्रंप कंडीशंस रख रहे हैं, ये चारों कंडीशंस ईरान ने मना कर दिया है मानने से। निशान देखिए, वो कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा, ईरान लगातार ये कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, हमने बंद नहीं किया है, लेकिन यहां से जब जहाज गुजरेंगे उन्हें हमें एक मेंटेनेंस टैक्स, या आप उसे टोल मत कहिए, वहां पर हम मेंटेन करेंगे उस पूरे रास्ते को, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए आपको हमें कुछ देना होगा। तो ईरान तो ये कह ही नहीं रहा है कि हमने बंद किया है, अमेरिका ने उसके आगे ब्लॉकेड लगाया, अमेरिका अब अपने ब्लॉकेड को हटाने की बात कर रहा है। ईरान बंद नहीं किया है हॉर्मुज, लेकिन वो उस पर यह कहता है कि हम टोल नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स वसूलेंगे। उस पर क्या हुआ है वो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप साफ नहीं कर रहे हैं। वो जो ईरान कहता है कि हमें हमारे फ्रोजन एसेट्स आपको देने होंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे स्टेटमेंट में एक और लाइन लिखी है जो वो बहुत धीमे से लिखकर निकल जाना चाहते हैं कि अदर थिंग्स हैव आल्सो बीन अग्रीड अपॉन व्हिच आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस फॉर हुम। क्या ईरान ने जो कहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो 24 बिलियन है उनको आपको अनफ्रीज करना है, ओबामा ने सिर्फ 2 बिलियन के अराउंड अनफ्रीज किए थे, ये जो ड्राफ्ट है उसमें ये भी कहा गया है, जिसके बारे में बात हो रही थी, और काफ़ी हद तक वो ड्राफ्ट लग रहा है कि उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें कहा गया था कि एक बड़ा रीडेवलपमेंट के लिए फंड भी वो रखेंगे, जिससे कि ईरान में रीडेवलपमेंट होगा, यानी जो नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है, जिसकी ईरान मांग कर रहा है। तो बहुत सी बातें इसी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कही हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, साथ ही कुछ वो ऐसा भी कह रहे हैं जो वो कि क्लियरली नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बहुत लेस इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, कुछ उस पर भी हमने एग्री। सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द के सिन्हा सर के पास चलूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच, लास्ट मोमेंट पे हमने आपको कनेक्ट किया है, एंड थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड, आपने टाइम निकाला। मैं चाहूंगा, मेरे सहयोगी राहुल से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल वो जो 4 शर्तों वाली ब्रेकिंग वो प्लीज जरा दे दीजिए यहां पर। सिन्हा साहब, मेरा एक सवाल है यहां पर, ट्रंप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग इनटू द सिचुएशन रूम, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सिचुएशन रूम में हमला करने के लिए जाते हैं, सिचुएशन रूम में डील साइन करने के लिए नहीं जाते। डील साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 लोग जाते हैं, स्टीव विटकॉफ, जराड कश्नर, मार्को रूबियो एक अलग तरीके पे, सिचुएशन रूम में वो सिर्फ हमला करने जाते हैं। ये मुझे लग रहा है ये पोस्ट धमकी वाला है, इसका ट्रिगर पॉइंट है ओमान ईरान के साथ आ रहा है। ओमान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी अभी मुलाकात हुई है, ईरान ने ओमान के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ओमान का भी कंट्रोल है अगर वो डिसाइड कर ले तो, और फिर अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, आपके एनालिसिस बहुत सटीक है निशांत। एग्जैक्टली डेवलपमेंट में जो ये पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वही आपने पूरा बयान किया है। देखिए, बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका तो चाहता है कि वहां से किसी तरह फेस ऑफ होकर के निकलें, और डोनाल्ड ट्रंप वही पैतरे कर रहे हैं। अल जजीरा का ये खबर है 4 पॉइंट का जो है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान सब चीजों में मान गया। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोज, लोग ऐसे कहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, मगर वो कंडीशनली उसने बंद किया है, स्ट्रेटेजिकली बंद किया है। मगर मेरा भी ये मानना है कि ईरान को पता है कि उसको किसी भी हालत में स्टेट ऑफ हार्मोज खोलना है। उसके बाद जो उन्होंने वहां नेवल ब्लॉकेट बनाया है, उन्होंने नेवल ब्लॉकेट के ऊपर जोर दिया है कि हम नेवल ब्लॉकेट हटाएंगे। आपसे, क्योंकि आपने वॉर रूम्स डिजाइन किए हैं, वो ब्रेकिंग हो तो प्लीज बताइए, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में कंडीशन समझ में आ जाएंगी। सर,
क्या ये बात सही है कि सिचुएशन रूम में सिर्फ हमला के फैसले करने जाते हैं, सिचुएशन रूम में डील साइन करने कभी नहीं जाते हैं? देखिए, डील साइन तो कैंप डेविड में होता है, और ये जो पूरी मीटिंग थी स्टीव विटकॉफ, कुशनर, ये सब उनकी वहीं पर थी। मतलब क्या कारण से 2 बार से वो सिचुएशन रूम्स में जाते हैं। सिचुएशन रूम में रिव्यू ऑफ सिचुएशन होती है, जनरली उसकी पेंटागन से ही ब्रीफिंग होती है कि ये कंडीशंस हैं। You're right. अभी जमीन के ऊपर में मेरा आकलन ये कहता है कंडीशंस अमेरिका के फेवर में तो है नहीं। खास करके ओमान की जो आपने बात की है, ओमान इज ऑल शोइंग कि वो ईरान के ऊपर स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर जाए, मगर मेरा ये मानना है कि ईरान और ओमान कभी भी इसको स्टेट ऑफ हार्मोस को लॉन्गर टर्म में नहीं रोक सकते। उसके ऊपर लेवी उशावी की जो बात हो रही है, ठीक है, वो पहले भी करते थे, इनडायरेक्टली करते थे, वो वहाँ स्मगलिंग के लोगों को पकड़ते जैसे करते था, मगर वो जो इसको करना चाहते हैं कि स्टैंडर्डाइज करके हम इसको टोल वसूलें, मेरे ख्याल से दुनिया उसको करने नहीं देगी और करना भी नहीं चाहिए। द लॉज ऑफ सीज हैं, उसके अंदर में जो ये है, ये इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उनके टेरिटोरियल वाटर में जो 12 नॉटिकल माइल है, उसमें उनके 2 जगह मेन आइलैंड्स आते हैं, कोसाम और जो हार्मोस की बात होती है, ये उनके अंदर ही आती है। तो उसके ऊपर में वो चीज की बात करें, मेरे ख्याल से ईरान भी इस चीजों को समझता है कि लॉन्ग टर्म में वो नहीं करेगा। उसको अमेरिका को कहीं ना कहीं पीछे हटाना है, और डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे, इसके ऊपर में मेरा ऐसा मानना है। सर, मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा, राहुल अगर संभव हो तो ये जरा हमारे दर्शकों को समझा दें, क्योंकि अगली खबर का इससे राब्ता है। ये जो मैं अगली खबर आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या आप जूम इन कर सकते हैं? थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड में है, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाए, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये है पर्शियन गल्फ जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये है पर्शियन गल्फ, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इस तरफ आता है गल्फ ऑफ ओमान। मैं यहां पर, अभी ये देखिए, इधर ये इस तरफ है गल्फ ऑफ ओमान, ये यहां पर, और ये है पर्शियन गल्फ। अगर ओमान भी ईरान के साथ हो गया, ओमान भी ईरान के साथ हो गया, तो आप समझिए अमेरिका का जो ब्लॉकेड यहां पर लगा है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए संभाल पाना, क्योंकि यहां से ईरान का ब्लॉकेड है, यहां से अमेरिका का ब्लॉकेड है, और अगर ओमान ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यही हमारी अगली बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान। ब्रेक करिए जरा। ओमान को दी गई अमेरिका की धमकी की निंदा की है। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हो रहा है काम। बड़ी खबर, ट्रंप ने कल ही ओमान को दी थी धमकी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे दोनों मेहमान, बल्कि सुमेरा हमारी सहयोगी, और सिरा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी है। अब एक ग्लोबल सवाल जो कि सीधे अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ा है। ट्रंप दावे कुछ भी करें, लेकिन जब ईरान की ओर से ऐसी धमकियां आई, तब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और मुज्तबा में बनते बनते बात बिगड़ गई है? क्या खाड़ी में अब शांति नहीं आएगी? उल्टे महायुद्ध की आग भड़केगी? ये डर क्यों है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए कितनी ही धमकियां दी। 72 घंटे में 2 बार ईरान के सबसे जरूरी सैन्य पोर्ट बंदर अब्बास पर अटैक करवाया। इस बीच एक अस्थायी सहमति वाला प्रस्ताव तैयार करवाया। एक दिन पहले इसका इंटरनेशनली खूब प्रचार करवाया गया। ट्रंप की ओर से कहा गया कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, लेकिन अब तेहरान से खबर है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei अड़ गए। उनकी ओर से संदेश साफ है कि ईरान झुकेगा नहीं, होर्मुज और यूरेनियम जैसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अड़ा रहेगा, और तेहरान जब वो बातें नहीं करेगा तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति को पसंद है, तो फिर सवाल इसके आगे का है कि ट्रंप अब आगे क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प बाकी। क्योंकि शांति के इन्हीं प्रयासों के बीच अमेरिका और ईरान की सेना एक दूसरे पर हमले भी कर रही हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये रिपोर्ट दिखाने से पहले, कल एक तरीके से पीस मीटिंग या पीस वहां पर लोगों की जो शांति और सद्भावना के लिए जो परिवार मारा गया उसके लिए सभा की गई। और इस सभा का होने का मतलब जानते हैं, और जो डिसीजंस ले रहे हैं, मुज्तबा खamenei फुल ऑन एक्टिव हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें। हमने आपको अभी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बीते 24 घंटे का हाल था, लेकिन यही विध्वंसक तस्वीर बीते कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसी दरमियान अमेरिका और ईरान कई बार आमने सामने आए। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर बम और मिसाइलें दागी। आप खुद सोचिए, अमेरिका ईरान में बात बन रही है या अब महाजंग छिड़ने की नौबत है? क्योंकि 29 मई 2026 को अमेरिका ने बुशहर में एडवांस ड्रोन भेजे, होर्मुज से
जहाजों को पार कराने की कोशिश की गई। जवाब में ईरानी डिफेंस सिस्टम ने बुशहर के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। होर्मुज में ऑयल टैंकर पर मिसाइलें दागी। 28 मई को अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में 13 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 27 मई को दक्षिण ईरान में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट से ईरानी एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश हुई। होर्मुज में ईरानी सेना पर फायरिंग की गई। जवाब में ईरान ने F-35 पर एयर डिफेंस से फायरिंग का दावा किया है। केशम द्वीप के पास MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया है। अब सुनते हैं, बल्कि देखते हैं कि आज दिन भर कैसे दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग होती रही। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, ट्रंप ने जो कहा था और जो हमारा शक था वो यहीं पर सही निकल रहा है। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के दावों का खंडन किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। फार्स न्यूज ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। अब दोनों खबर देखिए, ट्रंप का क्लेम और ईरान का काउंटर क्लेम, बल्कि डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रंप ने कहा न्यूक्लियर डस्ट हमारे पास होगी। ईरान जो है अपने परमाणु एसेट्स को लेकर ये डिसाइड कर ले कि कभी नहीं होगा। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, ट्रंप का क्लेम और ईरान का डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये आज की सबसे बड़ी और कवर स्टोरी है। और अगर ट्रंप सिचुएशन रूम में जा रहे हैं और बगल में ये खबर चल रही है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में हमारे लोगों के ठीक नीचे, इसका मतलब कहीं हमला ना कर दें वो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, ट्रंप ने जो कहा था और जो हमारा शक था वो यहीं पर सही निकल रहा है। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के दावों का खंडन किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। फार्स न्यूज ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। अब दोनों खबर देखिए, ट्रंप का क्लेम और ईरान का काउंटर क्लेम, बल्कि डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रंप ने कहा न्यूक्लियर डस्ट हमारे पास होगी। ईरान जो है अपने परमाणु एसेट्स को लेकर ये डिसाइड कर ले कि कभी नहीं होगा। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, ट्रंप का क्लेम और ईरान का डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये आज की सबसे बड़ी और कवर स्टोरी है। और अगर ट्रंप सिचुएशन रूम में जा रहे हैं और बगल में ये खबर चल रही है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में हमारे लोगों के ठीक नीचे, इसका मतलब कहीं हमला ना कर दें वो। आइए जरा, ईरान के साथ शांति की मेज सजाकर बैठे डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में एक ऐसी लड़ाई करवाने की तैयारी में है जिसमें बॉक्सिंग भी होगी, फ्री किक भी होगी और राजनीति भी होगी। इस लड़ाई का नाम है UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यानी व्हाइट हाउस अब दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटिंग लीग UFC का अखाड़ा बनने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए इस लड़ाई का ऐलान किया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस के मौके पर $250 का नया नोट जारी किया जा सकता है जिस पर ट्रंप की तस्वीर छपी होगी। इस $250 के नोट को लेकर भी अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं व्हाइट हाउस में होने वाली फाइट की। इस फाइट को लेकर वहां तैयारियां जोरों पर है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है। करीब 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के पास इस फाइट को देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। 1 लाख लोग मुफ्त में UFC के मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है। वो 80 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर व्हाइट हाउस में UFC इवेंट का आयोजन किया जाएगा। UFC के चीफ डाना व्हाइट का कहना है कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का UFC से बहुत पुराना नाता है। ट्रंप और UFC चीफ डाना व्हाइट की दोस्ती काफी पुरानी है। राजनीति में आने से पहले ट्रंप अपने होटल और कसीनो में UFC इवेंट करवाते थे। जब UFC को अमेरिका में मुख्य धारा का खेल नहीं माना जाता था, तब ट्रंप ने उसे मंच दिया। UFC चीफ डाना व्हाइट मानते हैं कि ट्रंप इस फाइटिंग स्टाइल के सबसे बड़े प्रमोटर हैं। डाना व्हाइट कई चुनावी रैलियों में ट्रंप के लिए प्रचार भी कर चुके हैं और ट्रंप की चुनावी सभाओं में UFC फाइटर्स को भी बुलाया जाता रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये जून 2025 की तस्वीरें हैं। इनमें आप डोनाल्ड ट्रंप को UFC चीफ डाना व्हाइट के साथ देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी में UFC इवेंट में पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही वहां लोग जोश में शोर मचाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां बैठकर 2 फाइटरों की लड़ाई भी देखी। इससे पहले भी ट्रंप कई बार इस तरह के इवेंट में जा चुके हैं। माना जाता है कि मनोरंजन के लिए वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स देखना पसंद करते हैं। ये तस्वीरें 2024 की हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त डाना व्हाइट के साथ एक और UFC इवेंट में गए थे। ट्रंप को अक्सर इस तरह के आयोजनों में देखा जाता है और अब अपने जन्मदिन के मौके पर वो व्हाइट हाउस में ही इस फाइट का आयोजन करवा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस में इस तरह का आयोजन करके ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पीछे ट्रंप का एक पॉलिटिकल माइंडसेट है। ध्यान से देखिए। UFC का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग
अमेरिका का युवा है। यही वर्ग ट्रंप का समर्थक और उनकी राजनीति का मजबूत आधार माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा खुद को एक स्ट्रांग लीडर की तरह जनता के सामने पेश किया है। यूएफसी की आक्रामक और ताकतवर इमेज ट्रंप की पॉलिटिकल ब्रांडिंग से मेल खाती है। इसीलिए व्हाइट हाउस के अखाड़ा बनाकर वो जनता के बीच अपनी ताकत और छवि का संदेश देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में फाइट वाली कहानी आपने देख ली, अब फोटो वाली फाइल खोलते हैं। ये देखिए भाई, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नजर अमेरिकी डॉलर पर टिकी है। उसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अपनी फोटो छपवाने के लिए। $250 के इस नोट की भी एक तस्वीर सामने आई। हालांकि इस तस्वीर को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में छापा था, लेकिन अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आर्टिकल को दिखाकर साफ कर दिया कि उनका इरादा इसी तरह डॉलर को छापने का है। ट्रंप की तस्वीर वाला ये डॉलर अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर सही में इस तरह का डॉलर छप गया तो पिछले करीब 150 साल के अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी जीवित व्यक्ति और किसी मौजूदा राष्ट्रपति की तस्वीर डॉलर पर दिखेगी। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि $250 के नोट पर ही ट्रंप की तस्वीर का प्रस्ताव क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि इसको भी अमेरिका के 250 वर्ष पूरे होने के जश्न से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी और इस साल 4 जुलाई को वो अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा। ट्रंप इस समारोह को भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं, लेकिन उनके विरोधियों को लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। डॉलर पर ट्रंप की फोटो छपेगी या नहीं, ये हम आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन हमारी अगली खबर पाकिस्तान को दर्द देने वाली है। एक नहीं बल्कि 2 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसे देखने के बाद इस्लामाबाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। पहली खबर यह है कि तालिबान ने अपने पुराने दुश्मन रहे रूस से डिफेंस डील कर ली है। जाहिर है रूसी हथियार मिलने से अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दूसरी खबर आर्मेनिया से आई है, जहां मिलिट्री परेड में भारतीय हथियारों का प्रदर्शन हुआ। इनमें रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और आत्मघाती ड्रोन शामिल रहे। ये सीधा संदेश उस पाकिस्तान के लिए है जो आर्मेनिया का विरोधी है। लेकिन अफगानिस्तान की अगर बात करें तो रशिया और अफगानिस्तान, बल्कि रशिया और तालिबान का जो टाइप है, उससे पाकिस्तान और चीन दोनों परेशान होने वाले हैं। रिपोर्ट लगी। सवाल यह है कि क्या रूस इस डील के बाद अफगानिस्तान को मिग या सुखोई जैसे फाइटर जेट दे सकता है? क्या रूस से अफगानिस्तान को S-400 या पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? अमेरिका और नेटो के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां एक वैक्यूम पैदा हो गया है, जिसे भरने की कोशिश रूस लंबे समय से कर रहा है। रूस की सबसे बड़ी चिंता आतंकी संगठन ISIS-K है। मॉस्को को डर है कि अफगानिस्तान में एक्टिव इस आतंकी संगठन का असर रूस तक फैल सकता है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक ISIS-K मध्य एशिया और रूस में लोगों की भर्ती करने के साथ आतंकी हमलों की योजना बना रहा है। और फिर में बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बॉर्डर मिशन की। कुछ दिनों पहले राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने वाले अमित शाह आज गुजरात में कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हरामी नाला क्षेत्र का दौरा किया। हरामी नाला सर क्रीक क्षेत्र में स्थित एक संवेदनशील खाड़ी है जो रण और कच्छ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। अमित शाह ने पेट्रोलिंग बोट से क्षेत्र का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हरामी नाला और सर क्रीक के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित करने के लिए जारी काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। उन्होंने G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, गृह सचिव, IB निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव और BSF के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाना है। इसके बाद वो BSF जवानों के साथ हाई टी में शामिल हुए। चाय पर संवाद करने के साथ उन्होंने जवानों के संग बैठकर नाश्ता भी किया। तो वहीं आज भुज में गृह मंत्री ने BSF अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर अहम बैठक भी की। आज जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हर नजरिए से लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बना रही है। जहां जमीनी फेंसिंग मुश्किल है, वहां तकनीकी फेंसिंग लगाकर अभेद सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि BSF के जवान -45 से +45 डिग्री तक तापमान में सरहद की निगरानी करते हैं, तभी हम चैन से सो पाते हैं। गृह मंत्री के बॉर्डर मिशन वाली रील आपको जरूर देखनी चाहिए। सुरक्षा ग्रिड सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग।
ये हरामी नाला का और सर्किट का क्षेत्र थोड़ा कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीछे लगता है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीड प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत बहुत संतोष है। आगे बढ़ते हैं आम आदमी पार्टी के जश्न वाली तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें पंजाब से आई हैं, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी के तौर पर सामने आई। अगले वर्ष पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन नतीजों पर सबकी नजर थी। सवाल है कि इन नतीजों के मायने क्या हैं। पंजाब में नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। अब तक 19,009 वार्ड के आंकड़े आए। 1909 वार्ड के आंकड़े आए हैं। आम आदमी पार्टी 925 पर जीत चुकी है, कांग्रेस 373 पर, बीजेपी 167, शिरोमणि अकाली दल 178 पर आगे है। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। बड़ी बात यह है कि अब तक के नतीजों में निर्दलीय तीसरे नंबर पर हैं। थोड़ी देर पहले तक आए नतीजों के अनुसार 8 निगम में से 5 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर बीजेपी आगे है। वहीं कपूरथला में कांग्रेस जीत गई। इसी तरह से 75 नगर काउंसिल में से आम आदमी पार्टी 40, कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 10 और बीजेपी 4 पर आगे है। आपको बता दें कि काउंटिंग अभी जारी है। वैसे इन नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जनता को बधाई देते हुए कहा कि लोगों ने नफरत की राजनीति को नकार दिया। पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद चंडीगढ़ में जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो खुशी में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार के कामों पर जनता ने मोहर लगा दी है। अर्बन लोकल बॉडीज, इनके सबके नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है पूरे पंजाब के अंदर। पंजाब के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देनी चाहना, जिन्हों ने नफरत की राजनीति नकारिया, जिन्हों ने विकास के कामों को हाँ पक्की हुंगारा दिता है। पूरे पंजाब में एक मैसेज लोगों ने दिया है कि हमें भगवंत मान जी की राजनीति पसंद है, उनका काम पसंद है। 4.25 साल के कामकाज से लोग खुश हैं। पंजाब सरकार ने शहरों में भी काम किया है, गाँव में काम किया था तो गाँव के लोगों ने जिला पंचायत में वोट दिया, शहरों में काम किया है तो लोगों ने वोट दिया। सबसे पहले मैं पंजाब के सभी वोटरों का, सभी सपोर्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसका मतलब है कि 2027 में आम आदमी पार्टी का परचम, आम आदमी पार्टी का झंडा एक बार फिर जो है पंजाब में लहराएगा। अब आपको जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े 2 अपडेट्स दे देते हैं। एक में तारीख पर तारीख वाले सिस्टम को खत्म करने की दिशा में सुनाया गया निर्णय है। दूसरे हिस्से में आपको नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही वाली टिप्पणी दिखाएंगे। पहले बात उस नए निर्देश की जो हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने के बाद तारीख पर तारीख वाले हालात नहीं होने देंगे। कोशिश यह है कि लंबे समय तक लंबित फैसले न लटकें, जिससे पीड़ितों को राहत मिल सके, न्याय मिलने की रफ्तार तेज हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने में होने वाली देरी को रोकने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी हाईकोर्ट को 3 महीने के अंदर लंबित फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। यानी हाईकोर्ट ने अगर किसी मामले में फैसला सुरक्षित रखा है तो उस पर 3 महीने में फैसला देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत पर आदेश उसी दिन सुनाया जाए। यदि फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो आदेश अगले दिन सुनाया जाए। निर्णय सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फैसला अपलोड किए जाए। जमानत या सजा निलंबित करने के तुरंत बाद अधिकारियों को सूचित करें और विचाराधीन दोषी कैदी को उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को नियमित जमानत आदेशों की तत्काल सूचना देने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट प्राथमिक संस्थाएं हैं जहां हजारों लोग न्याय पाने के लिए चाहते हैं, इसीलिए समय पर निर्णय देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ये निर्देश दिया है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश या निर्देश पारित कर सकती है जो किसी विवाद के संपूर्ण समाधान के लिए जरूरी है। अब सवाल है कि अगर फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के अंदर निर्णय नहीं आता है तो पीड़ित पक्ष क्या करेगा? इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। पक्षकार निर्णय जारी करने की प्रार्थना सहित आवेदन दाखिल कर सकते हैं। कोई भी पक्षकार नए सिरे से सुनवाई के लिए पीठ बदलने का आवेदन कर सकता है। यदि निर्णय सुनाए जाने के 15 दिनों के भीतर तर्कयुक्त निर्णय अपलोड नहीं किया जाता है तो पक्षकार शीघ्र निर्णय के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से 1 महीने के भीतर तर्कयुक्त निर्णय अपलोड नहीं किया जाता है तो पक्षकार मामला किसी अन्य पीठ को सौंपने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का दिया कोई फैसला सभी अदालतों पर बाध्यकारी होता है। यहां स्पष्ट कर दें कि ये निर्देश लंबित फैसलों के लिए दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक पर भी सुनवाई हुई है। जिरह के दौरान सर्वोच्च अदालत ने परीक्षा को लेकर हुई चूक के लिए जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा है नीट परीक्षा को लेकर जो कुछ हुआ उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। अदालत ने परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी एनटीए से सवाल किया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां पेपर लीक नहीं होता, आपको ये सीखना चाहिए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अब बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई खामी न रह जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो ये दुखद है। जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक असली समस्या का समाधान नहीं होगा। पीठ ने कहा ऐसी घटना बेहद दुखद होती है, न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके परिवारों और सभी लोगों के लिए। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आखिर ये कैसे हुआ, हकीकत सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में नीट पेपर लीक के बाद बनाई गई हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन से पूछा कि सिफारिशों और सुधारों के बावजूद इस बार नाकामी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में हलफनामा भी मांगा है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर भी सुनवाई होगी। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब यह परीक्षा 21 जून को होगी। अब फिक्र में दिल्ली की एक बड़ी खबर जिसका कनेक्शन इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले एयर कंडीशनर से। वो एसी जिसका इस्तेमाल इस वक्त आप अपने घर में, दफ्तर में कर रहे होंगे, गर्मी में कूल रखने वाला यही एसी एक बम बन सकता है। पिछले 2 महीनों में एसी ब्लास्ट से जुड़ी कई खबरें आई हैं। ऐसा ही एक हादसा देश की राजधानी में हुआ। दावा है कि एसी ब्लास्ट की वजह से एक पूर्व आईएएस ऑफिसर की जान चली गई। हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होने से आग लगी, जिसकी वजह से कमरे में धुआं भर गया। इस दौरान कमरे में 5 लोग मौजूद थे। जब तक रेस्क्यू किया जाता, दम घुटने से पूर्व आईएएस अधिकारी धीरेन्द्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। वैसे तो यह खबर आज कई लोगों को छोटी या सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी लोगों के लिए बड़े खतरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने आज इसे फिक्र के शो में प्राथमिकता दी है और आपको एसी बम से सावधान करने वाली रिपोर्ट बनाई। लेकिन पहले एक रील जिसमें घर में लगे एसी में बम जैसे धमाके की टिक टिक है। इस वक्त मौजूद हैं R15 हौज खास एनक्लेव, जो कि धनेन्द्र कुमार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनका घर है। आपको बता दें कि बुधवार की रात को इसी घर के अंदर आग लगने से उनकी मौत हो गई। उसकी वजह बना वो है एसी का इंडोर ब्लास्ट होना। एसी के शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई थी, आग लग गई थी इसमें सर। जो धीरेन्द्र जी हैं वो कहाँ सो रहे थे, कौन से फ्लोर? धीरेन्द्र जी वो अपने रूम में थे। वो कौन सा फ्लोर था? नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड। हमने आग बुझाने की कोशिश की, मुझे भी जल गया यहाँ में, कांचे वाँचे में लगी हुई है। मुझे कांचे वाँचे पैर में भी लग गई थी और हमने पूरा रूम धुला। वो रूम पूरा गैस से भर गया था। गैस उसको निकलने का मिला नहीं तो सर सांस नहीं ले सांस नहीं ले पाया सर। जो अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके तहत ये पाया गया है कि जो उनके कमरे में एसी यूनिट थी
उसमें किसी तरीके का मैल फंक्शन हुआ जिसके कारण धुआं और आग उठी और शायद धुएं की इन्हेलेशन से जो है वो अपने रूम में कोलैप्स हुए। हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस जो सेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को लेकर के। अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो अपने एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। एसी में ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेटेड गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसीलिए ध्यान दें, एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण है खराब मेंटेनेंस, इसीलिए उसको समय समय पर सर्विस कराते रहना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमी हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और एसी फट जाएगा। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए, बल्कि एकदम मिनिमम टेम्परेचर पर भी चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होती है और हादसे भी हो सकते हैं। दिन के वक्त कोशिश करें कुछ घंटे बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद करें और दोबारा चलाएं। एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिनों में जरूर साफ करें, जिससे हवा अच्छी तरह से पास हो। एक और जरूरी बात, खराब वायरिंग भी ऐसी ब्लास्ट की वजह हो सकती है। गर्मी के मौसम में अक्सर घरों में एसी, पंखे, फ्रिज एक साथ चलते हैं, जिससे वायरिंग पर लोड बढ़ता है। ऐसे में पुरानी और खराब क्वालिटी के वायर में शॉर्ट सर्किट की आशंका रहती है। वैसे इस भीषण गर्मी में एसी को लेकर एक और सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या 45 डिग्री से ऊपर तापमान में एसी चलाना सुरक्षित है? एसी को क्या इतने तापमान में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका जवाब भी जान लेते हैं। आमतौर पर 2 तरह के एसी होते हैं। एक T1 कंडीशन वाले एसी जो 43 से 45 डिग्री बाहरी तापमान में भी सही तरीके से काम करते हैं। दूसरा T3 कंडीशन वाले एसी जो 52 से 55 डिग्री सेल्सियस बाहरी तापमान तक काम करने के लिए डिजाइन किए गए। T1 एसी आमतौर पर उन देशों में इस्तेमाल होते हैं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर अरब देशों और भारत में T3 कैटेगरी के एसी ही ज़्यादा कारगर है और आमतौर पर इसी श्रेणी के एसी बिकते भी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसी 50 डिग्री से ऊपर तापमान में चल तो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 46 से ज़्यादा तापमान होने पर कूलिंग क्षमता घट जाती है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि ये ब्लास्ट कर सकता है या जल्दी आग पकड़ लेता है? देखो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, उसमें जो वायरिंग है मेन है कि आपकी वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका एमसीबी का कनेक्शन सेपरेट होना चाहिए। अब वो वायरिंग प्रॉपर थी नहीं थी वो तो वही जाके बता सकता है कि किस रीज़न से हुआ। बट जो मेन चीज़ आप कवर कर सकते हो वो यही कर सकते हो, अपनी एक तो मेंटेन कर सकते हो, सर्विस चैनल से करा सकते हो, फिल्टर वगैरह रेगुलर क्लीन कर सकते हो।